हेलो दोस्तों, जय हिंद टू ऑल। आज का लेक्चर हमारे मिस्टर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के ऊपर है एंड जो कि बहुत पिछले 5 दिनों से एक मेम्स की तरह ट्विटर पे हर सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जो भी रिसेंटली कानपुर में हमारे प्रेसिडेंट जी ट्रेन की जर्नी कर अपने गांव गए, उन्होंने वहां पर एक स्टेटमेंट दी कि मैं 2.75 लाख टैक्स भरता हूं हर महीने एंड मेरे से ज्यादा तनख्वाह तो एक गवर्नमेंट टीचर ही ले रहा है। अब जब से इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, पर्टिकुलरली इन द टीचर्स सोसाइटी, ये बहुत सारे मेम्स क्रिएट हो गए हैं क्योंकि उनको इतनी सैलरी नहीं मिलती है जो कि प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने वहां पर स्टेटमेंट दी। तो आज के टॉपिक का, आज के लेक्चर का जो मेन मोटिव मेरा ये है, जो कि बहुतों के दिमाग में डाउट चल रहा है, क्या राष्ट्रपति की तनख्वाह सैलरी टैक्सेबल है कि नहीं है? और इसका आंसर जो कि है यस, इट इज टैक्सेबल। वो नॉन टैक्सेबल हो सकती है, किस तरीके से हो सकती है वो अभी हम लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले आप फोटो ही देख रहे हैं, जब वो लखनऊ पहुंचे उसके बाद इनसे वहां की गवर्नर मैम और चीफ मिनिस्टर साहब मिलने के लिए आए एंड उसके बाद उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। इससे पहले मैं कुछ आपको बेसिक्स बता देता हूं कि ये पहली बार नहीं हुआ है कि कोई राष्ट्रपति ट्रेन से गया है। इससे पहले 15 साल पहले भी राष्ट्रपति ट्रेन से जा चुके हैं। उसका परफेक्ट एग्जाम्पल था मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने दिल्ली से एक ट्रेन पकड़ी थी स्पेशली फॉर देहरादून टू अटेंड द पीओपी, पासिंग आउट परेड हो रही थी आईएमए कैडेट्स की। उसको उन्होंने अटेंड करने के लिए स्पेशल ट्रेन ली। आपको पता ही है, प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द 3 फोर्सेस। बट प्रेसिडेंट सर ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट करा है यहां पर ट्रेन से ट्रेवल कर एंड उन्होंने स्पेशली इसमें जो कि एक रूम होता था जिसका नाम होता था प्रेसिडेंशियल सैलून। प्रेसिडेंशियल सैलून क्या होता है? एक स्पेशल तरह का कमरा बनाया जाता है, क्वाइट सिमिलर टू द होम लाइक फील, एंड जहां पर सारी की सारी एमिनिटीज प्रेसिडेंट को दी जाती है, प्लस उनको वहां पर क्वाइट लाइक बड़ी सिस्टम की तरह अलग से सर्वेंट्स मिलते हैं जो कि उनके इवन गेस्ट तक को एंटरटेन करते हैं। बट प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने इस प्रथा को खत्म करा एंड वो विदाउट प्रेसिडेंशियल सैलून गए हैं। अब लेट्स स्टार्ट। अब ये नहीं है कि यहां पर उन्होंने जो ये स्टेटमेंट दी है कि मैंने 2.75 लाख टैक्स भरा है तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। यहां से बहुत सारी और चीजें हैं जो कि यूपीएससी पॉलिटी या फिर इनकम टैक्स एक्ट 1961 वहां से इन सभी चीजों को कनेक्ट कर क्वेश्चन लेकर आएगी। तो प्रेसिडेंट, वैसे तो अभी हम पॉलिटी में अलग से करने वाले हैं, बट प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है मैं वो आपको पहले यहां पर शेयर कर देता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको एक रीसेंट, जो कि अभी मेरे एक स्टूडेंट एसएसबी देने के लिए गया था फॉर द इंडियन नेवी, उससे स्पेशली एक क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ मेनी प्रेसिडेंट भवन्स आर देयर इन इंडिया। अब सभी को ये क्लियर होता है कि प्रेसिडेंट रेजिडेंस खाली न्यू दिल्ली में है, राष्ट्रपति भवन, बट इट इज नॉट। राष्ट्रपति के 3 घर हैं। फर्स्ट इज हैदराबाद, जिसको उनको विंटर होम भी कहा जाता है। विंटर में 10 से 12 दिनों के लिए वो हैदराबाद में जाते हैं, वहां के लोकल लोगों की प्रॉब्लम्स को भी सुनते हैं और वहां पर स्टे कर आते हैं। सेकंड, जो कि सबको पता है, शिमला, एंड थर्ड इज द न्यू दिल्ली। एंड ये तीनों के तीनों आम आदमी के लिए हर साल कुछ कुछ दिनों के लिए खुलते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 3 हैं, बिकॉज किसी भी बुक ने, इवन इन द लक्ष्मीकांत जो कि सब यूपीएससी के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उसमें हैदराबाद को कवर नहीं किया गया है। आई होप दिस इज क्लियर। प्रेसिडेंट से रिलेटेड अगर कुछ और फैक्ट्स मैं आपको बताऊं, ही इज द 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये आपको पता होगा।
and the second who comes from the Dalit community. I hope this is clear. Indian president is the head of the state. अब ये लाइन बहुत कंफ्यूज कर चुकी है पहले भी. अगर आए आपको हेड ऑफ द स्टेट, तो हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा? प्रेसिडेंट. अगर आए हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज प्राइम मिनिस्टर. सो डोंट कंफ्यूज स्टेट विद द गवर्नर. अगर पर्टिकुलर स्टेट का नाम दें, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ऐसे करके, तो आप यहां पर लिख सकते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर का नाम. अगर वो आपसे पूछ रहे हैं हेड ऑफ द स्टेट, तो हेड ऑफ द स्टेट होगा राष्ट्रपति. ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया and a symbol of unity, integrity of the nation. He is a part of Union Executive along with the Vice President, Prime Minister, Council of Minister and Attorney General. Attorney General मतलब सरकार का वकील, गवर्नमेंट का वकील. On the same lines, स्टेट में कौन होता है? एडवोकेट जनरल. आई होप दिस इज क्लियर. मैं आपको ये हैदराबाद वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बताना चाहता हूं, बिकॉज रिसेंटली ही अभी लास्ट वीक की इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया है हैदराबाद का. तो हमारा टॉपिक ऑल दो टैक्सेबल से है जो भी हम करने जा रहे हैं, बट कुछ बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए. अगर मैं इसको और आपको पॉलिटी से रिलेटेड लेकर जाऊं, तो आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक डील करते हैं विद द प्रेसिडेंट, जिसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके लिए है आर्टिकल 52 विच प्रोवाइड्स द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट. आर्टिकल 59 जिसमें सारे इमॉल्वमेंट्स एंड सब सैलरी एंड ऑल सब कुछ है, जो कि अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं. एंड थर्ड, इम्पीचमेंट, एक लॉटर वर्ड जो राष्ट्रपति के लिए यूज किया गया है. इम्पीचमेंट इज अ स्पेशल प्रोसेस फॉर द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट. आई होप दिस इज क्लियर. अब ये कुछ थोड़ा सा बेसिक है. हाउ द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड. इलेक्टेड कैसे होता है? देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन. डायरेक्ट इलेक्शन प्रेसिडेंट के नहीं होते हैं. एंड एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है जिसमें कुछ लोग पार्टिसिपेट करते हैं. अब उसमें कौन कौन होता है? इट कंप्राइजेस द इलेक्टेड मेंबर्स. यहां पर इलेक्टेड का मतलब है कि यहां पर नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं आएंगे. जैसे राज्यसभा में हमारे पास नॉमिनेटेड मेंबर्स कितने होते हैं? 12. लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन जो कि अभी नहीं है. ओके, तो इसमें दोनों के दोनों इलेक्टोरल में इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे. जिन जिन स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वहां के इलेक्टेड मेंबर्स करेंगे. एंड थर्ड, कुछ यूनियन टेरिटरी जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, लाइक दिल्ली, पुडुचेरी एंड जो अभी रिसेंटली ऐड हुई है 31 अक्टूबर 2019 को जो हमने की थी 144th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, अब यहां से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है कि प्रेसिडेंट की सैलरी टैक्सेबल है कि नहीं है. इसका सीक्वेंस कहां से स्टार्ट होता है? ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका एक एक पॉइंट, एक से 4 पॉइंट्स हैं, मैं आपको बताता हूं. फर्स्ट पॉइंट, द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. मतलब ना वो लोकसभा का मेंबर होगा, ना राज्यसभा का मेंबर होगा, और ना ही स्टेट असेंबली का मेंबर होगा. ओके, अगर वो इससे पहले है तो उनको वो पोस्ट छोड़नी पड़ेगी. लाइक हमारे प्रेसिडेंट पहले गवर्नर ऑफ बिहार थे, उसके बाद उसको वेकेंट करने के बाद ही बिकेम द 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ओके, नीदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, legislature of any state, and if a member of either house of the parliament or assembly elected as a president, he shall be deemed to have vacated his seat in that house on the date on which he enters upon his office. उस दिन उनको वो सीट छोड़नी पड़ेगी. Second, president shall not hold any office of profit. Office of profit जैसे इससे पहले आपको एक प्रेसिडेंट थे हमारे प्रणब मुखर्जी, जिनकी कोविड के कारण डेथ हो गई थी. वो पहले कोलकाता में इंडियन स्टैटिस्टिकल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर थे और हेड थे इवन. बट जब उन्होंने पोस्ट को, प्रेसिडेंट वाली पोस्ट को लिया, तब भी वो कंकरेंटली वहां के हेड चल रहे थे. उसके बाद उनको एक पोस्ट को छोड़ना पड़ा एंड देन ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. थर्ड पॉइंट अब हमारी यहां पे सैलरी वाले पॉइंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. The president shall be entitled without payment of rent to the use of his official residence and shall also be entitled to such emoluments, allowances and privileges. Salary word कहीं पर यूज नहीं करा गया है.
may be determined by the parliament by law, and until provision in that behalf is so made, such emoluments, allowances, privileges are specified in the second schedule. सेकेंड शेड्यूल में सेपरेटली उनके लिए अलग से जो जो इमॉलमेंट्स, अलाउंसेस और प्रिविलेजेस आते हैं, लाइक राष्ट्रपति भवन में 340 रूम्स हैं एज पर द गवर्नमेंट साइट। ओके, इसके लिए जब भी एक बजट आता है, इन सभी चीजों के लिए एक अलग से ही बजट आया जाता है फॉर द प्रेसिडेंट, व्हाटएवर, या जो भी इसके अलावा प्रेसिडेंट बनेंगे उन सब के लिए। एंड इन सभी अलाउंसेस और इमॉलमेंट्स में कोई भी चेंज नहीं करा जा सकता, डिमिनिश नहीं हो सकता ड्यूरिंग हिज ऑफिस, कि आज प्रेसिडेंट को कह दिया गया कि जून में आपकी तनख्वाह है 5 लाख, और मान लो कि अगस्त में उनसे बोल रहे हैं कि आपकी तनख्वाह को 4 लाख कर रहे हैं, तो ये नहीं होगा। द इमॉलमेंट्स एंड द अलाउंसेस शैल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। नाउ नेक्स्ट पॉलिटिकल थिंग or which comes into picture is the president's salary is charged from CFI, Consolidated Fund of India, provided under Article 266 of the Indian Constitution. CFI क्या होता है? जिसमें गवर्नमेंट का सारा रेवेन्यू पार्ट आता है। मान लो सरकार टैक्स से जो पैसा इकट्ठा करती है, या सरकार ने अपने कोई ट्रेजरी बॉन्ड्स बेचे, उसके बदले में जो पैसा आया सरकार के पास वो इसमें आएगा। थर्ड, सरकार ने किसी को लोन दिया, उसके बदले में जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट आया वो इसमें आएगा। ओके, ये सब चीजें इसमें सीएफआई में आएंगी। एंड गवर्नमेंट को सीएफआई में से कोई भी पैसा खर्च करना है तो अंडर आर्टिकल 112 जब बजट आता है उसमें एप्रोप्रिएशन बिल आता है कि जब एप्रोप्रिएशन बिल पास होगा तो ही गवर्नमेंट के पास पावर आती है, पार्लियामेंट के पास पावर आती है कि सीएफआई में से वो पैसे को यूटिलाइज करे। आई होप दिस इज क्लियर। बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि चार्ज की जाती हैं फ्रॉम द सीएफआई। चार्ज अपॉन मीन्स कि उन चीजों पर कोई भी वोटिंग नहीं करी जा सकती इन द पार्लियामेंट। आई होप दिस इज क्लियर। अब सबसे पहले 1951 में राष्ट्रपति जी की तनख्वाह थी 10,000। ओके, एंड अब 2021 में एट प्रेजेंट उनकी तनख्वाह आ रही है 5 लाख पर मंथ। आई होप दिस इज क्लियर। प्लस जो उनकी पेंशन है वो पेंशन लास्ट जो सैलरी होगी, ड्रॉन सैलरी होगी, उसका 50% आएगा। डेट मीन्स 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपए उन्हें हर महीने एज अ पेंशन आई जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसके लिए क्या है अलग से एक प्रेसिडेंट इमॉलमेंट एंड पेंशन एक्ट 1951, जिसमें कि ये बताया गया है कि लास्ट सैलरी का 50% वो यूटिलाइज करेंगे एज एन पेंशन। बट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दिस सेक्शन 14 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 और प्रेसिडेंट इमॉलमेंट एंड पेंशन एक्ट, इन दोनों में ही ये कुछ ऐसा नहीं लिखा है कि प्रेसिडेंट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्सेशन। दैट मीन्स राष्ट्रपति जी की तनख्वाह इज अमाउंट टू टैक्सेशन, वह उनके सैलरी के ऊपर टैक्स लगेगा। एंड वो एज उन इनकम इज कम्स, सैलरी कम्स अंडर 30% स्लैब, 5 लाख से ऊपर वाला जो स्लैब है उसमें आ रहा है तो उनकी सैलरी पर 30% टैक्स लगेगा। मैं अभी इनको आपको समझा रहा हूं। ये 4th पॉइंट जो है, एज पर द वॉलेंट्री सरेंडर ऑफ सैलरी, सरेंडर कर देना। इट मीन्स मान लो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिशियल, कोई भी यूनियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल, और कैन सी द सेंट्रल गवर्नमेंट, या कोई भी प्राइवेट बंदा भी कल को मैं ही कह दूं कि मेरी जो सैलरी है मैं नहीं लेना चाहता, तो आप वॉलेंटरी सरेंडर ऑफ सैलरी एक्ट 1961 में अपनी सैलरी को सीएफआई में दे देंगे। एंड जब आपने अपनी सैलरी को ही सीएफआई में दे दिया तो देयर इज नो स्कोप फॉर द टैक्सेशन। इससे पहले अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो इससे पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी मैक्सिमम सैलरी जो टैक्स भरने के बाद बचती थी वो चैरिटी में दे दी थी, वो हरदम चैरिटी में देते आए हैं। ओके, सो देयर इज अ प्रोविजन ऑफ सरेंडरिंग द सैलरीज ऑल्सो, जिससे आप बच सकते हैं फ्रॉम द टैक्सेशन। ओके, नाउ अब मैं आपको ये बताता हूं
मैं कि यहां पर जो अभी प्रेजेंट इश्यू चल रहा है वो इश्यू था क्या। अगर हम करें कि उनकी पे है 5 लाख सैलरी एंड वो 30% के स्लैब में अगर आ रहे हैं तो 30% के स्लैब के हिसाब से हो गया 1.50 कि 1.50 लाख वो टैक्स भरेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। प्रोवाइडेड इसके अलावा 80C में उन्होंने कोई सेविंग्स कर रखी होगी इन LIC, हेल्थ इंश्योरेंस या कोई बॉन्ड या किसी और फॉर्म में, तो उस पे मैक्सिमम कितनी हम एग्जाम्प्ट कर सकते हैं 1.5। ओके, अब अगर हम एट प्रेजेंट इस स्ट्रक्चर के हिसाब से चलते हैं जो कि लास्ट बजट में आया था तो 1.50 लाख टैक्स भरेंगे हर महीने। बट अभी क्या हुआ था ड्यूरिंग द कोविड, इन्होंने कहा था कि जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, MPs हैं, इन सब की सैलरी में 30% कट किया जाएगा। अब 30% कट होने का मतलब है कि तनख्वाह बच गई उनकी 3.5 लाख। अब हम 3.5 लाख के ऊपर भी 30% को अगर लगा दें तो ये होगा 1.05। तो आई थिंक प्रेसिडेंट सर ने बहुत या तो जल्दी में वो स्टेटमेंट पास कर दी, मेरे शायद वो स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है, या फिर वो कंफ्यूज हो गए उस स्टेटमेंट में क्योंकि उन्होंने अपनी इस 30% वाले टैक्स और दूसरे वाले टैक्स को शायद जोड़ दिया है एंड उनके मुंह से निकल गया 2.75, जो कि उनकी स्टेटमेंट के बाद सबसे ज्यादा तंग कर गया टीचर्स को, बिकॉज टीचर्स आर थिंकिंग कि उनकी तो इतनी सैलरी है ही नहीं। आई होप दिस इज क्लियर। तो इन शॉर्ट हमारे पूरे के पूरे लेक्चर का जो मेन जिस्ट था कि द प्रेसिडेंट सैलरी इज टैक्सेबल एंड अगर वो टैक्स से बचना चाहते हैं तो वो अपनी सैलरी को CFI में अंडर आर्टिकल 266 सरेंडर कर सकते हैं अंडर वॉलंटियर सैलरी एक्ट 1961। तो उससे ही विल बी इम्यून फ्रॉम टैक्सेशन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। जय हिंद टू ऑल।